Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome. I hope you all are fine. Beta, today I am going to tell you about a new chapter and this is the second lecture of our chapter, that is the age of industrialization. In first lecture, we have discussed about the proto-industrialization. Proto-industrialization क्या है और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, और हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस in 5 or 6 lectures. In this video, we are going to discuss about the age of before industrialization, industrial revolution के टाइम पे क्या था, और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन होता था वो टाउन्स में और सिटीज में होता था, और उसके साथ साथ कंट्री साइड में भी प्रोडक्शन होने लग गया था, क्योंकि मर्चेंट्स जो थे वो कंट्री साइड में मूव करने लग गए थे और पीजेंट्स को और आर्टिसंस को वो ट्रेंड करने लग गए थे. ओके, सो इसमें यहां मैंने रिलेशन लिखा है कि जो एक टाउन्स और कंट्री साइड में जो रिलेशन था वो स्ट्रोंग हो गया था. वो स्ट्रोंग क्यों हो गया था? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडस्ट्री देखते हैं आप, तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आपके माइंड में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की इमेज आएगी, एक इंडस्ट्री की इमेज आएगी, एक इस तरह से इमेज आएगी कि वहां पे बहुत सारी मशीन्स चल रही हैं, बहुत सारा काम एक साथ हो रहा है. लेकिन बेटा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा नहीं होता था. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्क यूनिट्स में होता था. ओके, फैमिली मेंबर्स, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उसमें एंगेज होते थे. कोई यहाँ पे जैसे प्रोसेस होती थी कि कहीं पे जैसे टाउन्स में कोई स्टेपलिंग हो रही है या स्पिनिंग हो रही है या फूलिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें जो थी टाउन से सिटी में, सिटी से टाउन में, इस तरह से एक दूसरे के पास जाती थी. एक जगह पे ही सारा काम नहीं होता था. स्टेपलर के पास से जो वूल, या अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन और वूल दोनों ही इसमें शामिल है, तो स्पिनर के पास जाती थी, उसके बाद फुलर के पास जाती थी, फिर डाई होने के लिए डायर के पास जाती थी, और लास्ट में उसको फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग सेंटर में ले जाया जाता था. और फिनिशिंग सेंटर कहाँ था? लंदन में था. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो फिनिशिंग सेंटर था वो कहाँ पे था. इंग्लैंड की बात हम कर रहे हैं. इंग्लैंड, यूरोप के अगर प्रोस्पेक्टस में बात करें तो इंग्लैंड की ही बात करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रीज सबसे पहले सेटअप हुई थी. सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिटेन में या इंग्लैंड में ही हुआ था. ओके, सो इसके बाद हम बात करेंगे द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज. देखिए, फैक्ट्री आने से पहले की सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके साथ साथ जो भी प्रोसेस थी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब मशीन्स आने लग गई थी, न्यू इन्वेंशंस होने लग गई थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल सेटअप था वो कहां पे हुआ. ओके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम में आ सकता है. आजकल आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज के उसमें नाम दे देंगे, और उसके साथ एक इंग्लैंड का होगा. तो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुआ था इंग्लैंड में, जो कि 1730s में हुआ था. यू हैव टू लर्न दिस डेट एंड दिस वन. ओके, या इंग्लैंड में फैक्ट्री सेटअप कब हुआ था? 1730 में. पहला फैक्ट्री सेटअप किस ईयर में हुआ था? 1730 में. ओके, तो जब फैक्ट्री सेटअप हुआ तो उस किस वजह से हुआ? देखिए, जो भी मशीन्स, अगर हम मशीन्स की बात करें तो ऐसा तो था नहीं कि एक दिन भाई स्टार्टिंग में क्या होगा कि हाथ से काम कर रहे हैं, दूसरे दिन फैक्ट्री सेटअप होगी, दूसरे दिन मशीन्स आ गई, चलो अब हाथ से काम करना छोड़ो, हैंड वेविंग छोड़ो, अब मशीन से काम करो. ऐसा नहीं हुआ था बेटा. ये ग्रेजुअल प्रोसेस थी, एक स्लो प्रोसेस थी. ओके, और ये साथ किस तरह से हुई थी? स्टार्टिंग में छोटी छोटी इन्वेंशंस होती हैं, उसके साथ साथ इनकी जो वर्क की स्पीड थी वो बढ़ गई थी. राइट, वर्क स्पीड कैसे बढ़ गई? जैसे हमने जो न्यू इन्वेंशंस होने लगी थी 18th सेंचुरी में, क्योंकि हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और 18th सेंचुरी में न्यू इन्वेंशंस होने लग गई थी, जिसकी वजह से CTSR. अब ये मैडम CTSR क्या है? CTSR की अगर आप एग्जाम में वैसे इसको एग्जाम के लिए कोई ज्यादा रेफर नहीं है ये क्वेश्चन, तो CTSR का मतलब है एक प्रोसेस है स्पिनिंग की, लाइक कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग. ओके, ये इंक्रीज हो गई थी. किस वजह से हो गई थी? न्यू इन्वेंशंस की वजह से. कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग, ये सारी प्रोसेस धागा बनाने से लेके कपड़े की विविंग तक की जो प्रोसेस है, या आप यूं कह सकते हो स्पिनिंग एंड विविंग में क्या हुआ, एक उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हुई. राइट,
इसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सी इन्वेंशंस यहाँ पे नोट की है, आप इसको अपनी नोटबुक में, अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या जैसे मैंने अपने उसमें लेक्चर में बताया था कि हाउ यू कैन मेक इजी हिस्ट्री, हिस्ट्री किस तरह से आपके लिए इजी है या इजी बना सकते हो हिस्ट्री को। हिस्ट्री इज नॉट अ फोबिया, और हिस्ट्री में को आप इजी बनाने के लिए इस तरह से आप हिस्ट्री में जो डेट्स हैं उनको आप कलर पेपर पे नोट कर सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ फेयरली यहाँ पे नोट किया है। ये सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए ये यहाँ पे मैंने 1760 का ईयर लिखा है, और ये जो डाटा लिखा है मैंने, इसको आप जरूर नोट करनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि कॉटन, जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी स्टार्टिंग में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कॉटन बेस्ड थी। कॉटन को न्यू एरा, एक तरह से जो न्यू सेंचुरी थी उसके लिए एक सिंबल माना जाता था कॉटन को, कि ये जो सेंचुरी है ये कॉटन की सेंचुरी है, या कॉटन की जो इंडस्ट्रीज है इसमें बहुत सारी बूस्ट होने वाली है, और कॉटन पे ही इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है ज्यादा, क्योंकि कॉटन लीडिंग इंडस्ट्री थी। सबसे पहले जो सेटअप हुई थी वो कॉटन इंडस्ट्री थी। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, देखिए कॉटन इंडस्ट्री के लिए अगर हाथ से हम कपड़ा बना रहे हैं या हाथ से कोई भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा उसमें रॉ मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर वही काम मशीन से होगा तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए होगा। और जो इंग्लैंड में रॉ मटेरियल आता था वो कहाँ से आता था? वो इंग्लैंड की कॉलोनीज से आता था, या यूं कहे कि ज्यादातर जो कॉटन था वो इंडिया से आता था, या तो वो यूएसए से उसको इंपोर्ट करते थे। ओके, सो कॉटन का जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया था। अब ये डाटा एग्जाम में देखो आ सकता है, 1760 में जो कॉटन का इंपोर्ट था वो 2.5 मिलियन पाउंड था। ओके, और इसका 1787 यानी कि लगभग 27 इयर्स के बाद ये कितना हो गया? लगभग 10 गुना हो गया। ओके, सो 9-10 गुना ये हो गया था। तो 22 मिलियन पाउंड्स का इंपोर्ट किया गया था कॉटन का। इट मीन्स अगर इतना कॉटन इंपोर्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली इससे कपड़ा भी बनाया जाएगा, तो जो प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज हुआ। किसके लिए हुआ? अब वो कपड़ा कहाँ जाएगा? वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, कॉलोनीज में जाएगा, और ब्रिटिश को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। ओके, सो नेक्स्ट if we talk about inventions, 1764 spinning jenny was invented by James Hargreaves. एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, who invented the spinning jenny, या spinning jenny was invented by dash। अब उसमें आपको आंसर लिखना है। जेम्स हार्ग्रीव्स, ईयर भी पूछ लिया जाता है इन 1764, तो आपको बहुत अच्छे से इनको लर्न करना है। 1764 में स्पिनिंग जेनी इन्वेंट की थी। इसके बाद 1767 आफ्टर 3 इयर्स कॉटन मिल जो रिचर्ड आर्कराइट ने स्टार्ट की थी सबसे पहले। इसके बाद 1781 में स्टीम इंजन। आप स्टीम इंजन से रिलेटेड बेटा 3 क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, एक तो स्टीम इंजन, और नेम भी 3 है, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आते हैं। देखो, इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे स्टीम इंजन के बारे में भी। यहाँ जो स्टीम इंजन की अगर आपसे कोई पूछे कि हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, तो आपका आंसर आपको पता है कि जेम्स वॉट। लेकिन यू नो जेम्स वॉट ने सबसे पहले स्टीम इंजन को इन्वेंट नहीं किया था, सबसे पहले इन्वेंट किया था न्यूकोमन ने। तो क्योंकि यहाँ पे देखो जेम्स वॉट ने तो इसको 1781 में क्या किया था? इंप्रूव किया था, जबकि न्यूकोमन ने तो 1712 में ही इसको बना दिया था। लेकिन उसने वो न्यूकोमन इंजन के नाम से पॉपुलर था, वो स्टीम इंजन के नाम से पॉपुलर नहीं था, और उसका इस्तेमाल ज्यादातर नहीं किया जाता था। ज्यादा पहले, अगर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सबसे पहले जैसे स्टीम इंजन का इस्तेमाल जो कोल माइंस होती है ना, कोल माइंस में पानी भर जाता था तो उसको निकालने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। अब स्टीम का इस्तेमाल क्यों होगा? पावर जनरेशन के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज को यूं धक्का लगा रहे हैं तो ह्यूमन का जो फोर्स है उसका काम वो जो स्टीम है वो करेगी, वो फोर्स लगाएगी। आपको इसकी प्रोसेस अच्छे से पता है। इंजन जब चलता है तो वो घूमता है, और घूम के वो पहिए को घुमाता है, और इस वजह से वो रन होता है। जो अगर हम ट्रेन के इंजन की बात करें जो स्टीम इंजन है। ओके, इसके बाद यहाँ पे जैसे जेम्स वॉट का नाम आता है। न्यूकोमन ने सबसे स्टार्टिंग में अगर इनिशिएटिव पूछा जाए सबसे पहले किसने इसको बनाया था, तो न्यूकोमन। इन्वेंशन आ जाए या इम्प्रूव्ड आ जाए तो आंसर लिखना है आपको जेम्स वॉट। इसके बाद एक और नाम लिख दिया, मैथ्यू बुलेटन बेटा जेम्स वॉट का एक फ्रेंड था, और जेम्स वॉट का फ्रेंड था, और इसने एक न्यू मॉडल बनाया था मैथ्यू बुलेटन ने। हालांकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा,
मैथ्यू बुलेटन। अगर न्यू मॉडल आ जाता है, न्यू मॉडल वाज मेड बाय मैथ्यू बुलेटन। ओके, सो ये तीनों नेम आपको लर्न करने हैं। एग्जाम में मोस्टली जेम्स वॉट के बारे में पूछा जाता है, हु इम्प्रूव द स्टीम इंजन या हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, एंड बोथ क्वेश्चंस आंसर ऑफ बोथ क्वेश्चंस विल सेम जेम्स वॉट, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं 1785 पावर लूम। पावर लूम को 1785 में इन्वेंट किया गया था और इसको क्या था, एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। कॉटन मिल रिचर्ड आर्कराइट, पावर लूम एडमंड कार्टराइट। ओके, इनके नेम आपको याद कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं अच्छे से। सो ये क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो फैक्ट्री सेटअप हुआ, तो इंडस्ट्रियल सेटअप के बारे में। ओके, क्या इंडस्ट्रियल सेटअप किस तरह से, उसमें 4 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके ओके, लेट्स स्टूडेंट्स, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियल चेंज का जो पेस था वो किस तरह का था या किस तरह से चेंज हुआ, क्या वो डायनेमिक चेंज था या वो ग्रेजुअल चेंज था। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और आपकी बुक में भी ये पॉइंट जहां पे स्टार्ट होता है वहां पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो हाउ रैपिड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हाउ रैपिड, कितना रैपिडली, हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस थी वो कितनी रैपिड थी या कितनी फास्ट थी, कितनी तेजी से हो रही थी। डज इट मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज। क्या इंडस्ट्रियल जो सेटअप है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका मतलब सिर्फ फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज का ही डेवलपमेंट है या फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की ही ग्रोथ है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, सो बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली। आपको क्या करना है, 4 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, उसमें दिया हुआ है कि जो कॉटन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी और उसके साथ साथ अगर टू इंडस्ट्रीज का नाम आए कि 18th सेंचुरी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, तो कॉटन एंड नील इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी आते आते ऑफ कोर्स इन कॉलोनीज इंडस्ट्रियल सेटअप वाज देयर। सो कॉटन इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स इंग्लैंड में सेटअप हो रही थी और वहां पे अगर बात करें हम इंडस्ट्रियल सेटअप की तो बहुत तेजी से हो रहा था। कॉटन दूसरे कंट्री से वो रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में लेके आ रहे थे और वहां पे उससे गुड्स बना रहे थे और वही जो गुड्स बने हुए हैं कॉटन के, तो फिनिशिंग जो गुड्स हैं वो कॉलोनीज में मार्केट में सेल कर रहे थे। सो कॉटन पे इनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। इफ यू टॉक अबाउट मेटल, तो ये दोनों ही डायनामिक इंडस्ट्रीज कही जाती है। डायनामिक इंडस्ट्रीज इसलिए कही जाती है कि सबसे पहले लीडिंग अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मेटल इंडस्ट्रीज जब डेवलप हुई तो जो कॉटन का सामान बनेगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए रेलवेज डेवलप किए गए। अब रेलवेज के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, जो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी या रेलवेज सेटअप होंगी, जो ट्रैक बनाए जाएंगे वुड के तो बनाए नहीं जाएंगे, तो ट्रैक्स के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आयरन स्टील इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट होगा, तो उनके ज्यादा से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स डेवलप किए जाने लगे। तो उसकी वजह से जो मेटल इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट हुई। मेटल इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बूस्ट हुई, आपकी बुक में एक डाटा दिया हुआ है, यहां मैंने ईयर्स लिखे हैं, इनको आप ध्यान से देखो। 1840 है, 1860 है और 1873 है। देखिए 1840 तक आते आते 1730 से हम बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्री की जो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई थी, उसके बाद 1840 तक आते आते जो कॉटन मिल थी, कॉटन जो टेक्सटाइल मिल थी वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुई, बहुत ज्यादा, मतलब वो लीडिंग में ही चल रही है, फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद अगर हम 1860 की बात करें तो 1860 तक आते आते जो मेटल इंडस्ट्रीज है वो रैपिडली ग्रोथ करने लगी, यानी कि 1840 से 1860 तक कहीं ना कहीं इनमें दोनों में आपस में कंपटीशन रहा और 1873 आते आते मेटल इंडस्ट्रीज आगे निकल गई, मेटल इंडस्ट्रीज आगे निकल गई। और इसमें ये दिया हुआ है 77 मिलियन पाउंड का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया, इतना बेनिफिट हुआ मेटल इंडस्ट्रीज से। ओके, सो इसके बाद फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर है कि जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई उसके बाद उनकी जो ग्रोथ हुई वो किस तरह से हुई। अचानक से 1-2 साल या 10 साल की प्रोसेस नहीं है, ये 100 ऑफ ईयर्स की प्रोसेस है और इतने सालों में रैपिडली जो ग्रोथ हुई बहुत ज्यादा हुई। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि हाउ रैपिड वाज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरह से
ग्रोथ हुई। अब दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट इजी। जो लोग पहले हैंड लेबर थे या हाथ से जो काम कर रहे थे या हाथ से जो कपड़ा बुनाई का, स्पिनिंग, वीविंग का काम कर रहे थे, उन्होंने इजीली इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया। वो इजीली इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए एग्री नहीं हुए। ओनली 20% अगर बात करें हम, तो वहां पे जो लोग थे वो इंडस्ट्रीज में काम करते थे। बाकी मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स किसमें एंगेज थी? हैंडमेड स्पिनिंग में और वीविंग में, या पुराना जो अपना ट्रेडिशनल वर्क की अगर हम बात करें तो जैसे पॉटरी का काम है, ओके, और इफ वी टॉक अबाउट जो भी उनके आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है या फूड प्रोसेसिंग का काम है, तो वहां पे वो एंगेज थे, वो अपने कामों में एंगेज थे, ओके। तो ट्रेडिशनल वर्क्स में वो एंगेज थे, वो मैकेनाइजेशन में नहीं थे। मैकेनाइजेशन में वो विश्वास नहीं रखते थे या एकदम से वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप आज अपनी सोसाइटी की अगर बात करें तो आप अगर किसी पॉटर के पास जाते हैं जो घड़े बनाता है, उसको कहेंगे भाई मशीन में इस तरह से घड़े बन जाएंगे, तो उसमें बहुत कमियां निकालेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, हाथ से जो घड़े बनते हैं वो बहुत अच्छे, उनकी बहुत डिमांड है, उसमें ये है वो है, और वो उन चीजों को वो सोचेगा कि पता नहीं अगर मैं उससे बनाऊंगा तो किस तरह से वो मिट्टी की प्रोसेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम कपड़े की बात करें तो हाथ से बुनाई के कपड़े को भी हम ज्यादा इंपॉर्टेंस, जैसे इफ वी टॉक अबाउट वुलन क्लॉथ्स, तो वुलन क्लॉथ्स में हम भी अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो वुलन क्लॉथ में भी हम हाथ से बुनाई की हुई स्वेटर को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिनकी वजह से लोगों ने अपने ट्रेडिशनल वर्क्स को नहीं छोड़ा था और मैकेनाइजेशन की तरफ वो नहीं गए थे। ओके, मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स नाउ टिल नाउ वर्क एंगेज इन ट्रेडिशनल वर्क। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, तो थर्ड आपकी बुक में इसी तरह से दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप एक बार बुक को जरूर रीड करें, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैव टू डेवलपमेंट नॉट स्टैग्नेंट। देखो, जब इंडस्ट्री, अगर हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। ये यहाँ पे ये इस पॉइंट में ये चीज साबित हो रही है, सही साबित हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट पॉटरी या इफ यू टॉक अबाउट फूड प्रोसेसिंग, तो लोग जो थे वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मशीन्स का या कुछ आप कह सकते हो कुछ टेक्निकली वो उसमें इस्तेमाल करने लगे थे। ऐसा नहीं था कि वो स्टेबल हो गई थी। स्टेगनेंट का मतलब है कि वहीं रुक जाना या उसी प्रोसेस से चलते रहना या स्थगित हो जाना, किसी तरह से वो रुक जाना। तो उन्होंने डेवलपमेंट किया ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को भी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने मैकेनाइजेशन करने की कोशिश की, उसमें भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने मशीन्स का इस्तेमाल किया। ओके, सो थर्ड पॉइंट ये था। अब ये प्रोसेस बता रही हूं मैं, धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो हो रही है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो, और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, फूड प्रोसेसिंग एंड पॉटरी का आप एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग एंड पॉटरी, फॉर अगर हम बात करें फ्लैश की बात करें, ओके, तो वहां पे क्या होता था कि अगर फ्लैश की मीट जिसको कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो जिन जानवर का वो मीट ले जाया जाता था, तो डायरेक्ट मीट नहीं ले जाया जाता था क्योंकि वो खराब हो जाता था। वो नेचुरल तरीके से उसको प्रोसेसिंग करते थे, लेकिन बाद में वो रेफ्रिजरेटिंग यूज करने लगे, रेफ्रिजरेटर्स यूज करने लगे शिप्स में, तो वहां पे वो प्रोसेस करके और उसको सेफली पहुंचा दिया जाता था दूसरी जगह पे। तो जो रेफ्रिजरेशन है या रेफ्रिजरेटर्स का जो इस्तेमाल है वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर स्लोली। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो ग्रेजुअल चेंजेस थे, स्लोली वो चेंजेस हुए। लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है, माइंडसेट होता है कि कोई भी नई चीज जब वो देखता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांडेड चीज उसके सामने आ जाए, अगर आप शूज खरीद रहे हैं या क्लॉथ्स खरीद रहे हैं मार्केट में, तो जिसका ब्रांड का नाम है तो आप उसको विश्वास से ले लेते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जिसका ब्रांड का नाम नहीं है तो उसको खरीदते टाइम आप बहुत बार सोचेंगे। तो मशीन्स का भी युग शुरू हुआ था। उस टाइम बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन शुरू हुआ था, तो लोग बहुत ज्यादा उसको अडॉप्ट करने में हिचकिचाते थे। अब वो क्यों हिचकिचाते थे? क्योंकि बाद में हम डिस्कस करेंगे वर्कर्स की कंडीशन में, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मशीन जो थी ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, बहुत महंगी होती थी, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इस बारे में कॉशियस रहते थे कि अगर मशीन हमने ली, क्योंकि सीजनल वर्क होता है, तो मशीन हमने ली और लेबर हमारे पास है, तो हम मशीन्स की हमें जरूरत नहीं है, लेबर भी वही काम करेगा, मशीन्स भी वही काम करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मशीन्स को लेके डाउट्स थे कि खराब हो गई तो इसकी रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली होगी, राइट।
तो इसके बारे में हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और लोगों के मन में डाउट्स भी थे कि अगर हमने मशीन्स को एक्सेप्ट किया, मशीन्स को अडेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। कहीं ना कहीं कोई भी नई चीज, मैंने बताया ना कि नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत जरूरी है उसका प्रचलन में कहीं ना कहीं होना, तब तो हम एक्सेप्ट कर लेते। कोई भी नई चीज एक्सेप्ट करने के लिए इतनी जल्दी हम रेडी नहीं होते। अगर हम एग्जांपल ले स्टीम इंजन का, स्टीम इंजन भी तो एक मशीन थी। आज स्टीम इंजन आप यूज नहीं करते। आपको भी इस बारे में अगर हम कहें कि स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी तो आपको लगेगा कि स्टीम इंजन से क्या, आज तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, लेकिन उस टाइम स्टीम इंजन का इस्तेमाल कहाँ होता था। स्टीम इंजन का इस्तेमाल पर्टिकुलरली, जैसे मैंने बताया कि जो कोल माइंस होती थी या जो मैनुअल वर्क्स होते थे, कहीं ना कहीं उनमें किसी फोर्स की वजह से फोर्स जब लगाया जाता था तो स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे पानी निकालने के लिए, माइन में से पानी भर जाता था तो पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बहुत सालों तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आपको बता दें कि जैसे 321 स्टीम इंजन थे, जिनमें से 80 स्टीम इंजन बिजी थे कॉटन मिल में और 9 स्टीम इंजन बिजी थे वूल इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा बाकी स्टीम इंजन का कोई यूज नहीं था। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, पहले मैंने इन्वेंशंस के बारे में बात की, फैक्ट्री सेटअप की बात की, और अब मैंने इसमें डिस्कस किया कि जो रैपिड कितना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो कितनी रैपिड थी, कितनी स्लो थी, उसके बारे में मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए। मैं फिर बता रही हूँ, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करना है। इन पॉइंट्स को आप समझो और एक बार बुक में भी आप रीड जरूर कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैंड लेबर और स्टीम पावर और जो वर्कर्स की कंडीशन है उसके बारे में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।